हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरजेएस मेंस के जो कल मैंने टेस्ट कराया था 2 दिन हो गए उसके, ठीक है। आज हम आंसर उसके डिस्कस करेंगे और आंसर क्वेश्चन आंसर दोनों डिस्कस करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेशन रहेगा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट आरजेएस मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसके एक कॉपी डाल लो, उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। और लास्ट में जाके एग्जाम में आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, लास्ट में। तो आज का पहला क्वेश्चन था द व्हाट इज पावर ऑफ कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर द एडमोनिशन अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958। ठीक है, 3 नंबर का मैंने कराया था ये, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं। परीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के तहत कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की क्या शक्तियाँ थी, वो आपको बताना था इसके अंदर, ठीक है। तो आपने सबने आंसर किया होगा, ठीक है। बिना देख के आंसर लिखना था और दोबारा लिखो कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए लिखने में, ठीक है। तो एक बार लिखने से कुछ नहीं होगा, बार बार लिखिए, टेस्ट दीजिए, जैसे एग्ज़ाम में फिर बाद में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ये पहले इंग्लिश में करेंगे, फिर बाद में हिंदी में करेंगे, दोनों लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से, यानी सेक्शन 3 डील करता है, किससे डील करता है? पावर ऑफ कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर द एडमोनिशंस, ठीक है। न्यायालय के पास हो सकती है कि रिलीज करने की ऑफेंडर को तो आफ्टर द एडमोनिशंस, ठीक है। तो व्हेन एनी पर्सन फाउंड द गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, अगर उसने ऑफेंस, अगर वह पर्सन, कोई भी पर्सन अगर फाउंड पाया जाता है गिल्टी ऑफ हैविंग, उसने ये अपराध किया 379, 380, 381, 404 और 420 ऑफ द आईपीसी का, ठीक है। और एनी पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन तो ऐसी कोई भी पनिशमेंट जो, यानी कि एनी पनिशमेंट, यानी कि जिसने कम विथ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर, ठीक है। अगर वो 2 साल से ज़्यादा ना है, ज़्यादा की ना हो, ठीक है। विथ फाइन विथ बोथ, ठीक है, फाइन के साथ विथ दोनों भी हो सकता है अंडर द आईपीसी के अंदर, एनी अदर या किसी अदर विधि में, ठीक है। नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई भी पहले की दोष सिद्धि थी, वो दोष सिद्धि यानी कि वो साबित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी पहले उसने कोई क्राइम किया था वो साबित नहीं होता। नो प्रीवियस कन्विक्शन, जो कन्विक्शन थी इज नॉट प्रूव अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ साबित ना होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकेंड पॉइंट, द कोर्ट बाय विच पर्सन इज फाउंड द गिल्टी इज ओपिनियन ऑफ दैट हैविंग रिगार्ड सर्कमस्टांसिस केस इंक्लूडिंग। तो कोर्ट क्या, कोर्ट का ये ओपिनियन होगा, द फाउंड इज ओपिनियन इज दैट हैविंग रिगार्ड सर्कमस्टांसिस केस इंक्लूडिंग, जो भी परिस्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए वो देखने। एक तो क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ द ऑफेंस, उसका ऑफेंस का यानी कि नेचर क्या था, ठीक है, अपराध का। करेक्टर ऑफ द ऑफेंस, यानी कि उसका अपराधी का चरित्र क्या है, ठीक है। एक तो नेचर ऑफ ऑफेंस देखा गया कि देखेगा कोर्ट क्या देखेगा, यानी कि एक तो नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस क्या ने उसका प्रकृति क्या है, और करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का करेक्टर देखा, ठीक है। इट एक्सपीडियंट सो टू डू द कोर्ट में भी इंस्टेंट सेंटेंसिंग हिम एनी पनिशमेंट, ठीक है, रिलीजिंग, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, ठीक है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, या रिलीज हिम आफ्टर ड्यू टू एडमोनिशन, या तो उसका गुड करेक्टर यानी कि गुड कंडक्ट देख के उसको सेक्शन 4, और रिलीज हिम आफ्टर ड्यू टू उसका एडमोनिशन, यानी कि उसको चेतावनी देके, या एडमोनिशन यानी कि उसको चेतावनी देके छोड़ देगा, ठीक है, आपको आगे ये ऐसा कोई अपराध ना करो, इसलिए उसको चेतावनी देके प्रोबेशन पीओ का लाभ देके प्रोबेशन पे छोड़ देगा, ठीक है, एडमोनिशन पे, ठीक है। अगर उस छोटा अपराध किया तो उसको एडमोनिशन पे उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस एक केस था अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1967, Rajasthan 190. The court said that benefit of PO Act does not extend to anyone who has indulged in activity that result in explosive situation leading to communal tension, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है इस सेक्शन का, ठीक है, अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके हिंदी में देख लेते हैं। धारा 3 कहती है कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, वो इसके अंदर डिस्कस करना था हमें, ठीक है। तो धारा 3 में दे रखा है कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय दंड संहिता के 1860 की धारा 379, 380 और 381, 404, 420 ऑफ द आईपीसी के अधीन
दंडनीय कोई भी अपराध भारतीय दंड संहिता की किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अधिक के लिए कारावास या जुर्माने से तथा 2 वर्ष से अधिक के कारावास या जुर्माने से अथवा ठीक है या दोनों में से दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है तो उसको यानी भर्त्सना पे इस कोर्ट के पास इसकी शक्ति है। ये अपराध होने चाहिए 379 380 ठीक है, ये थेफ्ट के हैं 381 404 420 आईपीसी ठीक है। और अपराध क्या होना चाहिए 2 वर्ष से ज़्यादा का अधिक का नहीं होना चाहिए और जुर्माने से या दोनों में दंडनीय अपराध करने का दोषी अगर कोई पाया जाता है और उसकी क्या होना चाहिए उसके विरुद्ध कोई भी पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए ठीक है। उस पहले यानी उसने कोई भी उसके विरुद्ध कोई भी पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए, तब न्यायालय क्या करेगा सेक्शन 3 का लाभ देकर एडमोनिशन पर उसको छोड़ देगा ठीक है, भर्त्सना पे उसको छोड़ देगा। तो थर्ड पॉइंट कहता है जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय होगी कि इस मामले में परिस्थितियों को उसको जिसके अंतर्गत परिस्थितियां वो देखेगा वो न्यायालय ठीक है, जो जो न्यायालय है उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय ओपिनियन होगा। उसके एक तो क्या देखेगा अपराध की प्रकृति देखेगा कि ऑफेंस किस प्रकार का नेचर ऑफ द ऑफेंस ठीक है, अपराधी का चरित्र देखा यानी करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखेगा, ऑफेंडर का चरित्र, अपराध की प्रकृति देखेगा नेचर ऑफ द ऑफेंस ठीक है। ध्यान रखते हुए ऐसा करना समीचीन है जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने के बजाय उन्हें सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ देगा। तो उसको क्या यानी कि उसको यानी कि एडमोनिशन पर छोड़ देगा यानी सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ देगा ठीक है। तो एक केस था स्पष्टीकरण ये है इसके अंदर कि ये इंपॉर्टेंट है स्पष्टीकरण लिखना भी ठीक है। तो धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के अंतर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई भी पूर्व आदेश भी शामिल है ठीक है। तो केस अहमद इसका एक इम्पोर्टेंट केस था ठीक है, अहमद बनाम राजस्थान राज्य AIR 1967 राजस्थान ठीक है 190। इस मामले में अदालत ने कहा कि अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम का लाभ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो किसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोटक स्थिति पैदा हुई हो या सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, तो उस आदमी को यानी कि उसको ये लाभ नहीं मिलेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, who is probation officer and who is probation officer and the probation offender under the probation offender act 1958। परवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के तहत परवीक्षा अधिकारी कौन है वो बताना था कि जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट कौन है ठीक है, और ये किस सेक्शन के अंदर डिफाइन करा था वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था ठीक है, आपको 3 नंबर में इतना ही लिखना है ठीक है, आधा पेज लिख के आना है ठीक है। और 3 में से अगर आप पूरा बैरेक्ट की लैंग्वेज लिख के आओगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाए, तो ये क्वेश्चन आने की चांस है ठीक है। तो प्रोबेशन ऑफिसर शेल बी डिफाइन अंडर सेक्शन 2B, जो प्रोबेशन ऑफिसर किस में डिफाइन है सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन करा है ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, पहले तो ये लिखना है आपको। ऑफिसर इज अपॉइंटेड टू प्रोबेशन ऑफिसर रिकॉग्नाइज सच अंडर सेक्शन 13 के अंदर ये डिफाइन भी करा का, यानी कि सेक्शन 2B इसकी डेफिनेशन दे रखी 13 के अंदर इसके हु इज प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है ठीक है। सेक्शन 13 डील करता है प्रोबेशन ऑफिसर, दोनों सेक्शन 2B भी लिखना है और सेक्शन 13 भी लिखना है ठीक है। तो नेक्स्ट है ए प्रोबेशन ऑफिसर क्या आता है वो डिस्कस देख लेते हैं ठीक है। ए प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट सेल बी, कौन अपॉइंट करेगा ए प्रोबेशन ऑफिसर, अपॉइंटमेंट टू प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अपॉइंटमेंट करेगी ठीक है। और प्रोबेशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगी, राज्य सरकार करेगी, और रिकॉग्नाइज बाय द सच एज ए स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है पर्सन इज प्रोवाइडेड बाई फॉर इज पर्पज, उसका क्या उद्देश्य होगा जिस पर्सन को, बाय द सोसाइटी, एक सोसाइटी रिकॉग्नाइज बाय इन द बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सी द इन एनी एक्सेप्शनल केसेज एनी अदर पर्सन ठीक है, विशेष परिस्थितियों में किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, हुई इज ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ओपिनियन होगा। फिर टू एक्ट एज प्रोबेशन ऑफिसर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ठीक है। तो इसका सेकेंड पॉइंट है कोर्ट पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफेंडर फॉर टाइम बीइंग रिसाइड में बी एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट प्रोबेशन ऑफिसर
इन दिस प्लेस ऑफ पर्सनस नेम इज सुपरविजन ऑर्डर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोबेशन ऑफिसर इज एक्साइज ड्यूटीज, प्रोबेशन ऑफिसर जो इसकी जो एक्साइज ड्यूटीज करते हुए हैं सेल भी किसके कंट्रोल में, नियंत्रण में रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफेंडर टाइमिंग रिसाइड, जहाँ पे ऑफेंडर टाइमिंग रिसाइड जहाँ पे रहता है, ठीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था इसके अंदर कि राज्य, एक तो प्रोबेशन ऑफिसर का राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, ठीक है। और दूसरा इसका सोसाइटी के रिकॉग्नाइज बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड अगर विशेष परिस्थितियों में यानी कि द ओपिनियन ऑफ कोर्ट फिट टू एक्ट इज प्रोबेशन ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस, ठीक है। तो किसी भी स्पेशल परिस्थितियों में यानी किसी भी पर्सन को कोर्ट का ओपिनियन से अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। कोर्ट अगर पास कर दिया यानी सेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ऑफेंडर टाइम बिंग जहाँ पे वहाँ रहता है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। एनी टाइम अपॉइंटमेंट प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन नेम इज सुपरविजन ऑर्डर, ठीक है। और प्रोबेशन ऑफिसर इज एक्साइज जो उसकी ड्यूटी है सेल बी कंट्रोल किसके नियंत्रण में होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डीएम के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होगी, ठीक है, जहाँ पे वो अपराधी रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, हिंदी के अंदर देख लेते हैं। परिवीक्षा अधिनियम अधिकारी को धारा 2 ख के अंदर, धारा 2 ख के अंदर परिभाषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा अधिकारी को परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 की धारा 13 के अंतर्गत उसे इस रूप में मान्यता दी जाएगी। 13 के अंदर धारा 13 डील करती है परिवीक्षा यानी कि संबंधित है परिवीक्षा अधिकारी से, धारा 13 परिवीक्षा अधिकारी से संबंधित है, ठीक है। और इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा जो अधिकारी है वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, यानी जो वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है। ख पॉइंट है, वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट गए, किसी भी असाधारण मामले में कोई अन्य व्यक्ति होगा जो न्यायालय की राय में उस मामले की विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने योग्य हो, ठीक है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को भी अपॉइंट किया जा सकता है न्यायालय की जो राय, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, न्यायालय की राय में विशेष मामले में विशेष परिस्थितियों में किसी परिवीक्षा अधिकारी को डीएम एन टी वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यह है कि कोई भी न्यायालय धारा 4 के अधीन कोई भी आदेश पारित करता है या उस जिले का जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है जिसे जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में निर्मित व्यक्ति के स्थान पर कोई भी पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, ठीक है। तो कौन कर सकेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकेगा, ठीक है। अगर धारा 4 के अंदर कोई आदेश पारित हो गया, ठीक है, तो उस जिले का जो अपराधी तत्समय निवास करता है, जिस जिले में जो अपराधी निवास करता है वहाँ का जो जिला मजिस्ट्रेट है किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में निर्मित किसी भी व्यक्ति के स्थान पर कोई भी पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। तो स्पष्टीकरण यह है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रेसिडेंसी नगर और जो जिला समझा जाएगा और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को उस जिले का मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। तो थर्ड पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पर्यवेक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का प्रयोग में उस जिले के जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है तो जिले का मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में अध्ययन होगा। तो उस जिले के जो मजिस्ट्रेट डीएम है उसके नियंत्रण में वो ड्यूटीज अपने कार्य करेगा, ठीक है। तो नियंत्रण किसके रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी 3 नंबर का था, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा, सही लिखा होगा। A by putting Z in fear, grievous or dishonest in due to Z to sign affix his seal is blank paper and deliver to A. Z sign and deliver the paper to A. Here the papers of sign may be converted into valuable security. What offense, if any, has been committed? A. Support your answer with help the law reason, ठीक है। तो आपने आंसर लिखा होगा इसका, यानी यह को घोर आपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत्त कर दे और यह उस कागज को हस्ताक्षर करके उसे क को परिदत्त कर देता है। क्या यहाँ पे इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूमि
परिवर्तित किया जा सकता है। क द्वारा क्या अपराध किया गया, यदि कोई हो तो वो आपको बताना था। तो आप इसमें ये शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हो कि व्हाट इज एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है डेफिनेशन, तो दोनों आंसर ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये इलस्ट्रेशन यानी कि सेक्शन यस ए हैज़ कमिटेड, आपको आंसर ऐसे लिखना है। तो यस ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन यानी कि एक्सटोर्शन का अपराध किया है, ठीक है। डिफाइन अंडर सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पेनल कोड, और इलस्ट्रेशन कौन सा, डी ऑफ सेक्शन 383 का डी सेक्शन इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। तो ए ने अपराध किया है कौन सा, एक्सटोर्शन का अपराध किया है, ठीक है। और कौन से सेक्शन में, 383 के अंदर दे रखा है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर है डी, इलस्ट्रेशन कौन सा, डी है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको लिखना है, ठीक। तो सेक्शन 383 बात करता है, फिर 383 के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो 383 ऑफ आईपीसी डिफाइन द एक्सटोर्शन whoever intentionally put any person fear of any injury to that person to any other person, thereby dishonesty induce the person so put in fear to deliver any person any property या valuable security anything sign or seal which may be converted into valuable security commit the offense of extortion, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं। धारा 383 383 उद्यापन से संबंधित है, किससे संबंधित है, उद्यापन से संबंधित है, एक्सटोर्शन से संबंधित है। जो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय से, ठीक है, फियर, ठीक है, क्षति करने से भय से डालता है और उससे उसके तय द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रा किंत कोई भी चीज जिससे मूल्यवान या प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके या किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है या उद्यापन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उद्यापन कहलाता है, ठीक है। तो सेक्शन 384 डील विथ पनिशमेंट से डील करता है और 383 एक्सटोर्शन से डील करता है। सेक्शन 384 डील विथ पनिशमेंट कितनी होगी एक्सटोर्शन की, ठीक है। Whoever commit extortion shall be punished with imprisonment at the descriptions of term which may be extended to 3 year with fine with both, ठीक है। तो 3 साल की यानी टर्म विच में भी एक्सटेंड टू 3 ईयर, जो 3 साल की सज़ा मिल सकती है, और फाइन विथ बोथ। तो ये ऑफेंस किस प्रकार का है, ये कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। नॉन अवेलेबल है, ठीक है। ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट और नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। सेक्शन 384 उद्यापन के लिए दंड के लिए से संबंधित है। जो कोई भी उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से उसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट। ए थ्रेटन टू बी पब्लिश डिफामेटरी लिबेल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव हिम मनी, यानी जब तक उसको पैसा न दे, ही द इंड्यूस टू जेड टू गिव, और उसको उकसाता है जेड को पैसे देने के लिए। क्या ए ने कोई ऑफेंस किया है, ए हैज़ कमिटेड एक्सटोर्शन। क्या यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया, यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। यदि कह धमकी देता है यह को अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसके बारे में यानी कि महान हानिकारक अपमान लेख यानी कि प्रकाशित करेगा, यानी कि और अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को प्रेरित करता है, ठीक है। क ने उद्यापन किया है, ठीक है। क ने कौन सा ऑफेंस किया है, एक्सटोर्शन किया है, उद्यापन किया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। इलस्ट्रेशन नंबर 2, A threatened to Jed he will keep Jed in child in wrongful confinement unless Jed gives sign delivered to A promissory note binding Jed to pay certain monies to A. Jed sign and delivers the notes. A has committed extortion. कह यह को यह धमकी देता है कि यदि वह कह को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आवद करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके क को परिदत्त नहीं कर देता है तो वह यह के शिशु को दोष परिरोध में रखेगा, ठीक है। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा।
यह वचन पत्र हस्ताक्षर करके प्रदत्त कर देता है और वो वचन पत्र पे ही जेड साइन द डिलीवर द नोट्स। ठीक है, तो ये हैज कमिटेड कै ने ज्ञापन किया है। ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे तीनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इस सेक्शन के, इनको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ए थ्रेटन टू सेंड क्लब में टू प्लाउ अप Z is filled unless Z will be signed and delivered to be a bond binding Z under penalty to deliver certain produce to B and thereby induced to Z sign and deliver the bond A has committed extortion। ठीक है, यह धमकी देता है कि यदि क को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्ति युक्त बंध पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा तो वह यह के खेत को जोत डालने के लिए लठीत भेज देगा और तद द्वारा यह को बंध पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यह क ने उद्यापन किया है, कौन सा ऑफेंस किया है? एक्सटोर्शन। ए हैज कमिटेड एक्सटोर्शन। ठीक है, तो ये तीनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने ऑफेंस किया है तो इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया है तो इसका बस इतना लिख के आपको एक्सप्लेन करना है। यस, तो यहाँ पे यस लिख के ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस एक्सटोर्शन डिफाइन अंडर दिस सेक्शन 383 इंडियन पेनल कोड, और फिर बाद में ये कौन सा इलस्ट्रेशन आपको पता है तो इलस्ट्रेशन लिख दो, इलस्ट्रेशन नंबर डी ऑफ द सेक्शन 383। ठीक है, और 383 को आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और ऐसे ही बाकी हम सारे सेशन में, और जो हिंदी के ऐसे और ऐसे की राइटिंग, इंग्लिश के ऐसे राइटिंग, उसकी क्लास अलग से मैं इंपॉर्टेंट ऐसे आपको करा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो इसका PDF आपको मैं जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और लिख सकते हो अपने आंसर। और इसको अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बना लो, A4 साइज ये कॉपी डाल लो। ठीक है, उसमें अपने नोट्स बना लो। ठीक है, ये डेली की आंसर राइटिंग करेंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में, काफ़ी सारा सिलेबस है तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं, ठीक है, हर एक्ट से, वो सारी डिस्कस करेंगे। जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इसका PDF आपको मैं जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। ठीक है।